नमस्कार। गोल चक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों का लोअर पीसीएस के लिए जो उत्तर प्रदेश स्पेशल का सीरीज चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश का जो सीरीज है ये उत्तर प्रदेश के लगभग हर एग्जाम, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो आरओ हो, चाहे वो बीईओ हो, इससे बाहर जो है कहीं से नहीं आने वाला है प्रश्न। ठीक है, तो आज हम लोग जो उत्तर प्रदेश का नदी तंत्र देख रहे थे, इसमें मेनली हमने आपको बताया था कि अगर गंगा नदी तंत्र और जमुना नदी तंत्र को पढ़ ले जाते हैं कंप्लीट, तो ये न सिर्फ पूरा नदी तंत्र हो जाएगा बल्कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं वो भी हो जाएंगे। हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र को पढ़ लिया था। गंगा नदी तंत्र के आधे हिस्से को पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था पंच प्रयाग के बारे में, गंगा का उद्गम और ये पंच प्रयाग की अवधारणा को देखा था। अभी हम लोग एक बार इसको रिकॉल भी करेंगे क्लास समाप्त होने के बाद। ठीक, नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि गंगा नदी में जितनी भी नदियां उसके बाएं तट से या हिमालय से आने वाली जो नदियां गंगा से मिलती हैं, तो बाएं तट से मिलने वाली नदियों को हमने देखा था, उन नदियों की विशेषताओं को देखा था। तो ये आप लोग जो पार्ट 1 का वीडियो है इसको देख लेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस की गई है। ठीक, आज हम लोग इसी के आगे का पार्ट देखेंगे। गंगा नदी में जो है इसके दाहिने तट से मिलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं हम लोग इसको देखेंगे। ठीक, तो गंगा नदी में बाएं तट से हम लोगों ने देखा था रामगंगा, गोमती, उसके बाद घाघरा, फिर गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। अब यहां पे हम लोग दाहिने तट से कौन कौन सी नदियां प्रमुख मिलती हैं और उन नदियों की क्या विशेषता है इसको देख लेते हैं। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि गंगा जो है ये गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री से गंगा निकलती है और ये अपने उद्गम से निकल के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, याद रखिएगा कि झारखंड के एकमात्र जिले साहिबगंज से गंगा होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। यानी अगर आपसे कभी पूछे गंगा कितने राज्यों से प्रवाहित होती है तो झारखंड को ना भूलिएगा, 5 राज्यों से प्रभावित होती है। ठीक है, अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि गंगा में जो नदियां इसके दाहिने तट से आके मिलती हैं, तो सबसे प्रमुख नदी जो है गंगा में दाहिने तट से आके मिलने वाली वो यमुना नदी है, जो कि यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे गंगा की दाहिने तट से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है। ठीक, यमुना नदी की हम लोग अभी पूरी विशेषताएं देखेंगे। यमुना नदी का जो उद्गम होता है, अच्छा इसके बाद हम लोग यमुना नदी तंत्र ही पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग यमुना नदी की पूरी विशेषताएं पढ़ लेंगे। ठीक है, यहां याद रखिए कि यमुना नदी बंदरपूछ श्रेणी जो है उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। किस श्रेणी से? तो बंदरपूछ श्रेणी से। किस ग्लेशियर से? तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये एक हिमालयी सदा नीरा नदी है। ठीक, और ये आके प्रयागराज में गंगा से संगम बनाती है। ठीक है, यमुना और गंगा का संगम प्रयागराज में। अब ये तो हिमालयी नदी थी, सदा नीरा नदी थी। अब गंगा में उसके दाहिने तट से दक्षिण के पठारी भाग से आके मिलने वाली प्रमुख नदियां हम लोग एक क्रम से देखेंगे और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो पहली नदी हम लोग देखते हैं टोंस नदी। ठीक है, याद रखिएगा टोंस नदी को तमसा नदी भी कहते हैं। टोंस नदी मध्य प्रदेश में कैमूर श्रृंखला से निकलती है और सिरसा प्रयागराज में आके गंगा से मिल जाती है। सिरसा प्रयागराज में ये गंगा से मिल जाती है, टोंस नदी या तमसा नदी। ठीक है, याद रखिएगा टोंस नदी या तमसा नदी के बारे में। अभी हम लोग एक टोंस नदी पढ़ेंगे, यमुना की भी सहायक नदी है टोंस नदी, लेकिन आप यहां पे चूंकि ये दोनों की सहायक नदी, एक टोंस नदी जिसे तमसा नदी कहा जाता है ये गंगा की भी सहायक है और एक टोंस नदी आपको यमुना की भी सहायक मिलेगी, इसलिए यहां से क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि कंफ्यूज करता है। ठीक,
अब ये जो टोंस नदी है या तमसा नदी है, इसकी एक सहायक नदी है बेलन नदी। याद रखिएगा, बेलन नदी अगर आपसे कभी पूछ दे, हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो प्राचीन काल में बेलन नदी घाटी सभ्यता हम लोग देखते हैं। तो बेलन नदी घाटी में जो है कई काल के उपकरण मिले थे, जो कि इलाहाबाद में है बेलन नदी घाटी। तो बेलन नदी ये टोंस या तमसा नदी की ही सहायक नदी है, और बेलन नदी जो है टोंस नदी में आके समाहित होती है, और टोंस नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। याद रखिएगा, बेलन टोंस की सहायक है और टोंस गंगा की सहायक है, जो कि सिरसा प्रयागराज में आके गंगा से मिलती है। यहां पे हम लोग एक और नदी को देख लेते हैं जो कि दाहिने तट से आके मिलती है, वो है वरुणा नदी। तो आपसे हमने कल ही जो क्लास किया था उसमें बताया था कि उत्तर प्रदेश में 3 ऐसी नदियां हैं जो कि मैदानी भाग से निकली है। एक मैंने बताया था गोमती, जो कि फुलहर झील या गोमत ताल पीलीभीत से निकली थी और गाजीपुर में गंगा से मिली थी। दूसरा हमने बताया था आपको सई नदी, ठीक है, जो कि भिजवान झील हरदोई से निकली थी, और सई नदी जो है ये कहां पे, गोमती की सहायक नदी है। सई नदी आके जौनपुर में मिलती है, ये भी मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली प्रमुख नदी थी। और तीसरा मैंने आपसे कल ही बताया था कि वरुणा नदी, जिसका उद्गम प्रयागराज के फूलपुर के पास से होता है, और ये वाराणसी में जाके वरुणा नदी गंगा नदी में मिल जाती है। तो वरुणा गंगा की सहायक नदी है। तो मैंने पहला देखा टोंस नदी गंगा में मिली, फिर बनारस में आके वरुणा नदी मिली। तीसरा जो प्रमुख नदी है वो है कर्मनासा नदी, ठीक है। कर्मनासा नदी ये मिर्जापुर के सरोदगढ़ में स्थित कैमूर श्रृंखला से निकलती है। मिर्जापुर से निकल के इसका जो मिलन है गंगा से वो चौसा बक्सर नामक स्थान पर होता है। चौसा नामक स्थान पे, बक्सर जिले में, बिहार के, ठीक है, चौसा नामक स्थान पे। तो कर्मनासा नदी मिर्जापुर कैमूर श्रृंखला से निकलती है, और ये कहाँ मिलती है, चौसा बक्सर में मिलती है। इसकी क्या खासियत है, तो कर्मनासा नदी जो है ये, इससे जो क्वेश्चन पूछता है यही पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो कर्मनासा नदी चंदौली और गाजीपुर जिलों में उत्तर प्रदेश और बिहार की प्राकृतिक सीमा बनाती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक है, सोन नदी, दाहिने तट से मिलने वाली नेक्स्ट जो नदी हम बताने जा रहे हैं वो है सोन नदी। इसके बारे में बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछता है। सोन नदी, पहले तो उद्गम याद रखिए कि अमरकंटक चोटी, मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश में है, मैकाल पहाड़, ठीक है, वहां पे अमरकंटक चोटी से सोन नदी निकलती है। यहीं से एक नदी और निकलती है, नर्मदा नदी, जो कि भ्रंश घाटी के सहारे बहते हुए जाके अपना जल अरब सागर में गिराती है। अब यहां पे सोन नदी जो है अमरकंटक से निकल के ये प्रश्न पूछता है कि ये अन्य नदियां जैसे जो हैं अमरकंटक से निकलने वाली, उसके पास से निकलने वाली, वो या तो पूर्व दिशा में या तो पश्चिम दिशा में बहकर अरब सागर या बंगाल खाड़ी में निकल जाती हैं। लेकिन अमरकंटक से निकलकर सोन नदी उत्तर दिशा में ढाल के विपरीत क्यों बहती है, तो इसका आंसर है कि अमरकंटक से जो है, जो सोन नदी है, ये एक तरीके से रिफ्ट वैली में बहने वाली नदी है। यहाँ पे प्लेट विवर्तनिकी के कारण यहाँ पे एक रिफ्ट जो है तैयार हुआ था, एक तरीके से आप गैप कह सकते हो, उसी गैप के सहारे ये बहती है, ठीक। तो याद रखिएगा सोन नदी भी एक रिफ्ट घाटी से बहने वाली नदी है, ठीक। अब सोन नदी के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये मनेर पटना में आके गंगा से मिल जाती है। तो सोन नदी का उद्गम कहाँ से, अमरकंटक से, कहाँ पे मिलती है, मनेर पटना में। अब ये सोन नदी, इसको सोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके जो बालू के रेत हैं ये काफी चमकीले होते हैं, जिसमें सोने के कण ऐसा माना जाता है पाए जाते हैं, तो इसीलिए इसका नाम है सोन नदी। सोन नदी से एक क्वेश्चन पूछता है कि सोन नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो इसकी 2 सहायक नदियां तो एकदम इंपॉर्टेंट है, जिसको आप याद रखिएगा। एक है रिहंद नदी
और दूसरा है उत्तरी कोयल नदी और एक है कन्हार नदी। ये तीन जो नदियां हैं ये सोन नदी की सहायक नदियां हैं, रिहंद, उत्तरी कोयल और कन्हार। ठीक है, अब यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि सोन नदी जो है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और भारत के 4 राज्यों से प्रवाहित होती है। ठीक है, यहां पे आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश से निकली, उत्तर प्रदेश के एकमात्र जिले से सोनभद्र से होके सोन नदी जो है बिहार में प्रवेश करती है। ठीक, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से, उसके बाद ये नदी झारखंड और बिहार से प्रवाहित होके जाके मनेर में गंगा के पास मिल जाती है। ये 4 राज्यों से बहती है। और यूपी का याद रखिएगा कि एकमात्र जिला जहां से सोन नदी गुजरती है। सोन नदी की जो सहायक नदी है रिहंद नदी, इसी पे सोनभद्र में रिहंद बांध बनाया गया है, जहां पे कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है जलाशय का निर्माण किया गया है। यह भी बहुत बार पूछता है कि रिहंद बांध कहां पे बनाया गया है, तो रिहंद बांध रिहंद नदी पे बनाया गया है, जो कि किसकी सहायक है, सोन की सहायक है। कहां पे बनाया गया है, तो ये पिपरी नामक स्थान है सोनभद्र में, वहां पे बनाया गया है। एक बांध और पूछता है कि बाण सागर परियोजना या बाण सागर बांध किस नदी पे बनाया गया है, तो बाण सागर बांध याद रखिएगा कि सोन नदी पे बनाया गया है। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं कि दाहिने तट से गंगा मिलने वाली लास्ट नदी हम लोग इंपॉर्टेंट जो है उसको देख लेते हैं, पुनपुन नदी। ठीक है, ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है और आके फतुहा के निकट, पटना के पास फतुहा है, फतुहा में गंगा से मिल जाती है। ठीक है, पुनपुन नदी, अब यहां से ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पुनपुन नदी है ये गया जिले से होकर जाती है और गया जिले का जो है एक धार्मिक महत्व है। यहां से जो गया जिले से होकर जाती है, इसकी एक बहुत सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी कह सकते हैं आप, जिसे निरंजना या फल्गु नदी कहते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछ दे कि निरंजना या फल्गु नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो वो पुनपुन नदी की सहायक नदी है। क्योंकि दोनों नदियों का संबंध गया से है, क्योंकि निरंजना या फल्गु नदी गया के पास ही ये पुनपुन नदी में आके मिल जाती है और पुनपुन नदी जाके फतुहा में पटना से के पास गंगा से मिल जाती है। निरंजना या फल्गु नदी जो इसकी पुनपुन की सहायक है, इसी नदी के तट पे जो है पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो निरंजना या फल्गु नदी के तट पे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र का बाएं तट से जितनी भी नदियां, यानी कि जितनी भी हिमालयी नदियां हैं उनको देखा, फिर दाहिने तट से मिलने वाली प्रमुख नदियों को देखा, जिसमें दाहिने तट से यमुना, क्रम भी याद रखिएगा। अगर आपसे कभी जो है पश्चिम से पूरब का क्रम या पूरब से पश्चिम का क्रम मिलाने के लिए दे दे तो ये भी याद रखिएगा। तो सबसे पहले यमुना, ठीक है, यमुना के बाद आपका टोंस नदी, टोंस के बाद कर्मनासा, कर्मनासा के बाद सोन, सोन के बाद पुनपुन। ठीक, अब हम लोग यहां पे गंगा नदी तंत्र का एक अंतिम फैक्ट देख लेते हैं, जहां से क्वेश्चन बहुत पूछता है। यहां से हम लोग देखेंगे गंगा नदी जो है ये एक तरीके से समझिए कि पश्चिम बंगाल के पास पहुंच के गंगा नदी ये 2 धाराओं में बढ़ जाती है। ठीक है, 2 धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है जिसे हुगली नदी कहते हैं, और इसी हुगली नदी पे कोलकाता शहर बसा हुआ है और हमारा प्रमुख बंदरगाह कोलकाता इसी हुगली नदी पे है। तो हुगली नदी कोई अलग से नदी नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में जाके गंगा नदी 2 धाराओं में बढ़ती है। जो एक धारा है वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और एक धारा है ये पश्चिम बंगाल में ही बहते हुए जो है आगे बढ़ती है, इसी को हुगली कहते हैं। ठीक है, हुगली पे ही हमारा कोलकाता शहर और कोलकाता बंदरगाह अवस्थित है। ठीक है, अच्छा ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि गंगा नदी 2525 किलोमीटर का सफर तय करके आती है और इस सफर में क्या होता है कि ये ढेर सारे गाद, मिट्टी और पेड़ पौधे अपने साथ बहा कर लाती है, और ये गाद आते आते लास्ट में पश्चिम बंगाल के पास पहुंचते पहुंचते क्या होते हैं, इसके मुहाने पर बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। इसी कारण जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं
कि यहां से ये दो वितरिकाओं में बढ़ जाती है और लास्ट में जाते जाते ये अनेक, जब आगे चल के ये ब्रह्मपुत्रा नदी से मिलती है तो वहां से अनेक वितरिकाओं में बढ़ती है और विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक, तो यहां पे हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हुगली और एक धारा जो बांग्लादेश में प्रवेश की, तो एक धारा जो पश्चिम बंगाल में हुई हुगली नदी इसी को कहते हैं, तो इसी पे हमारा कोलकाता शहर और कोलकाता बंदरगाह है। और एक धारा जो और यहाँ पे एक बैराज बनाया गया है, फरक्का बैराज। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, फरक्का बैराज आपसे पूछे तो गंगा नदी पे पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। यहां पे हम लोग देखते हैं कि जो धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है, मान लीजिए यहां से बांग्लादेश स्टार्ट होता है, तो बांग्लादेश में जो धारा प्रवेश करती है उस धारा को पद्मा नाम से जाना जाता है। बहुत पूछता है कि गंगा नदी जो है जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा गंगा नदी बांग्लादेश में जैसे ही प्रवेश करती है वहां पे गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। पद्मा से एक नदी ब्रह्मपुत्रा आपके मिलती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको जमुना नाम से जाना जाता है। ठीक है, जमुना नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा पद्मा और जमुना ये आपस में मिलती हैं। जमुना बांग्लादेश में ही ब्रह्मपुत्रा नदी कहा जाता है। इनकी संयुक्त धारा जब आगे बढ़ती है तो इनसे एक नदी और आके मिलती है, मेघना नदी। ठीक है, मेघना नदी। ये मेघना नदी के मिलने के बाद जब इन तीनों नदियों की संयुक्त धारा बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है तो इसे मेघना नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछता है कि बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो एकदम याद रखिएगा पद्मा नाम से प्रवेश करती है बांग्लादेश में। उधर से ब्रह्मपुत्रा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वो जमुना नाम से प्रवेश करती है। और ये पद्मा और जमुना जब आपस में मेघना से मिलती हैं तो इनकी संयुक्त धारा पूछता है कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा की जो संयुक्त धारा है वो बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिरती है, तो ये नाम भी याद रखिएगा, मेघना नाम से लास्ट में ये नदी जाके बंगाल खाड़ी में गिरती है। ठीक, तो ये हम लोगों का गंगा नदी तंत्र का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं सारे हो गए हैं। अब हम लोग जमुना नदी तंत्र को भी पढ़ लेते हैं। जमुना नदी तंत्र को एक बार पढ़ने के बाद फिर पूरे जो टॉपिक हैं उनको एक बार रिकॉल कर लेंगे 5 मिनट में जल्दी जल्दी कि क्या इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक, तो यमुना नदी तंत्र हमने गंगा के बारे में सारा कुछ पढ़ा दिया। गंगा नदी जो है गंगोत्री से निकलती है और पंचप्रयाग हमने पढ़ाया और पूरा बंगाल खाड़ी तक का सफर आपको दिखाया। ठीक, अब यहां पे हम लोग यमुना नदी की बात करेंगे। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर बंदर पूंछ श्रेणी से निकलती है और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। प्रयागराज में आके जो है गंगा और यमुना का संगम होता है। प्रयागराज में माना जाता है अदृश्य सरस्वती निकलती हैं, इसीलिए यहाँ पे कुंभ वगैरह का महत्व बहुत ज्यादा है। ठीक है, 3 पवित्र नदियों का संगम। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यमुना की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। तो यमुना की सहायक नदियों में आप लोग याद रखिएगा कि यमुना की सहायक नदी में जो इसके बाएं तट से आके मिलती है तो हिंडन नदी को याद रखिएगा। हिंडन नदी गाजियाबाद से होके बहते हुए ओखला के पास आके ये जमुना में मिल जाती है। तो हिंडन नदी अगर आपसे पूछ दे तो यमुना की सहायक नदी है बाएं तट से मिलने वाली। अब दाहिने तट से यमुना में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो यहाँ पे देखिए टोंस नदी है। टोंस नदी मैंने बताया एक गंगा की भी सहायक है और यमुना की भी सहायक नदी है। तो टोंस नदी किसकी सहायक नदी है अगर पूछ दे और गंगा यमुना दोनों ऑप्शन में हो तो वहां पे वो क्वेश्चन विवादित हो जाएगा। और एक ऑप्शन में है तो जमुना अगर है तो जमुना पे मारिएगा, गंगा है तो गंगा पे। तो टोंस नदी जमुना की भी सहायक है। इसके अलावा यमुना की 4 प्रमुख नदियां हिंडन टोंस के अलावा, हिंडन टोंस तो पहाड़ी एरिया में ही निकलती हैं और जमुना से मिल जाती हैं। लेकिन दक्षिण के पठारी भाग से निकलने वाली 4 प्रमुख नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। इनको देख लेते हैं। पहली नदी है चंबल, ठीक है, दूसरी नदी है सिंध,
तीसरी है बेतवा और चौथी है केन। इनका क्रम भी याद रखिएगा, चाहे पूर्व से पश्चिम याद रख लीजिए, चाहे पश्चिम से पूर्व याद रख लीजिए, क्रम भी पूछता है। तो यमुना में जो है अगर पश्चिम से पूर्व याद रख रहे हैं तो जो दक्षिण के पठारी भाग से निकलती है, इसमें पहली आप याद रखिएगा चंबल नदी है। अब चंबल नदी को इसी समय हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको देख लेते हैं। चंबल नदी जो है ये जाना पाव पहाड़ी इंदौर के पास से निकलती है, मध्य प्रदेश से। ठीक है, चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है अगर पूछ दे तो जाना पाव पहाड़ी महू के पास है, ये इंदौर जिले में, और वहां से ये निकल के नदी, और पूछता है कि चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में आके मिलती है, तो इटावा जिले में मिलती है, ये याद रखिएगा। चंबल नदी की कुछ खासियत है कि चंबल नदी जो है अवनालिका अपर्दन के लिए विश्वविख्यात है। चंबल नदी घाटी में बड़े बड़े बीहड़ पाए जाते हैं। तो कौन सी नदी अवनालिका अपर्दन के लिए विख्यात है या किस नदी में बीहड़ पाए जाते हैं, तो चंबल नदी को याद रखिएगा। ठीक, अब चंबल नदी में से एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि इसी के तट पे जो है मध्य प्रदेश का प्रमुख शहर ग्वालियर किस नदी पे है अगर आपसे पूछ दे तो चंबल नदी पे बसा हुआ है। ठीक है, चंबल नदी पे ग्वालियर शहर है। ठीक है, इसके अलावा चंबल नदी पे 3 बांध है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है गांधी सागर बांध, ये मध्य प्रदेश में है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। गांधी सागर बांध आपसे पूछे किस नदी पे है, तो गांधी सागर चंबल नदी पे है। कहां पे है, मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा चंबल नदी पर 2 प्रमुख बांध और बनाए गए हैं जो कि राजस्थान में है। एक है राणा प्रताप सागर बांध और एक है जवाहर सागर बांध। ये 3 बांध याद रखिएगा, गांधी सागर मध्य प्रदेश में चंबल नदी पे, और राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर कहां पे है, तो ये दोनों बांध राजस्थान जिले में चंबल नदी पे ही बनाए गए हैं। अब यहां से चंबल नदी को इसी समय चूंकि पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसकी भी प्रमुख सहायक नदियों को देख लेते हैं। ठीक, तो चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियां, तो चंबल नदी के अगर हम कहें बाएं तट से मिलने वाली नदी तो बनास, बाएं से बनास, बनास किसकी सहायक नदी है, तो चंबल नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा दाहिने तट से चंबल नदी के एक क्षिप्रा नदी, काली सिंध नदी और पार्वती नदी। ठीक है, अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पे चीजें जो लिखी हुई हैं अगर वो ना समझ में आए, कहीं लिखा हुआ सही से दिखे ना, तो मेरे शब्दों को आप लोग सुनिएगा। मैं बहुत आराम से बोल के और उसको क्लियर समझा रहा हूं, तो आपको फिर सहूलियत हो जाएगी। ठीक, तो यहां पे देखिए क्षिप्रा नदी, काली सिंध नदी और पार्वती नदी, ये तीनों जो है किसकी सहायक नदियां हैं, ये तीनों चंबल की। तो चंबल की 4 सहायक नदियों को याद रखिएगा, बनास, क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती। ठीक, क्षिप्रा नदी पर ही उज्जैन शहर अवस्थित है जो कि चंबल की सहायक नदी है। तो उज्जैन शहर जो महाकाल का शहर कहा जाता है, अगर आपसे कभी पूछ दे एग्जाम में किस नदी के तट पे अवस्थित है, तो क्षिप्रा नदी के तट पे। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है, तो चंबल की। तो बनास, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं सिंध नदी, ये जमुना की सहायक नदी है। चंबल को मैंने बताया जमुना की, सिंध को बताया जमुना की, जबकि काली सिंध जो है ये चंबल की सहायक नदी है। तो सिंध नदी के बारे में हम लोग देखते हैं, ये विदिशा मध्य प्रदेश से निकलती है, ये जमुना की सहायक नदी है। इटावा जिले में आके ये जमुना से मिल जाती है सिंध नदी। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो इटावा जिला है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे एक पंचनदा क्षेत्र पाया जाता है। यानी कि पंचनदा क्षेत्र अगर आपसे कभी पूछ दे उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, तो पंचनदा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित है। अच्छा, पंचनदा क्षेत्र क्यों नाम पड़ा है, तो यहाँ पे 5 नदियों का संगम देखने को मिलता है। यमुना नदी तो यहाँ से बही रही है, इसमें चंबल नदी आके मिलती है 1, दूसरा हम लोग देखें सिंध नदी आके मिलती है 2, इसके अलावा क्वारी और पहुज, ये नदियां यमुना, चंबल, सिंध, क्वारी और पहुज, ये 5 नदियां इटावा में ही आके यमुना से मिलते हैं, इसीलिए इसे पंचनदा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं बेतवा नदी।
बेतवा नदी रायसेन जिला मध्य प्रदेश से निकलती है। इंपॉर्टेंट है, बेतवा नदी रायसेन मध्य प्रदेश से निकलती है बेतवा नदी, और ये आके यमुना में उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में मिल जाती है। इंपॉर्टेंट है, बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिला मध्य प्रदेश से, और हमीरपुर में ये आके मिलती है किससे? यमुना नदी से। ठीक, अब बेतवा नदी से रिलेटेड कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं, उसको हम लोग इसी समय देख लेते हैं कि बेतवा नदी जो है उत्तर प्रदेश के झांसी, ललितपुर और झांसी जिले से बहती है। पहले ललितपुर पड़ता है, तो ललितपुर से बेतवा नदी होते हुए झांसी जिले से प्रवेश करती है और हमीरपुर में जाके जमुना से मिल जाती है। तो यही जो ललितपुर जो पहला जिला है जहां प्रवेश करती है, यहाँ पे एक बांध बनाया गया है बेतवा नदी पे, बहुत बार पूछता है, राजघाट बांध, या इसी बांध का नाम रानी लक्ष्मीबाई बांध कहा गया है, और इस पे जो जलाशय का निर्माण हुआ है रानी लक्ष्मीबाई जलाशय के नाम से जाना जाता है। ये याद रखिएगा कि ये झांसी जिले में नहीं है, ललितपुर जिले में है। ठीक, राजघाट बांध किस नदी पे है? बेतवा नदी पे। तो दो बांध यहां से इंपॉर्टेंट है बेतवा नदी पे, एक राजघाट बांध जिसे रानी लक्ष्मीबाई बांध कहते हैं, किस जिले में है? ललितपुर में है, बेतवा नदी पे। दूसरा, बेतवा नदी पे एक बांध और पूछता है कि माता टीला परियोजना या माता टीला बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो बेतवा नदी पे बनाया गया है। ठीक, ये दो बांध याद रखिएगा, राजघाट बांध और माता टीला बांध। ठीक, अब इसके अलावा आते हैं लास्ट, यमुना की जो सहायक नदी है ये है केन नदी। ठीक है, कैमूर पहाड़ी सतना जिला मध्य प्रदेश से ये निकलती है। चूंकि दक्षिण के पठार से निकल रही हैं तो सब मध्य प्रदेश के आसपास से ये नदियां निकलती हैं, और ये सदा नीरा नदियां नहीं होती, ये मानसूनी नदियां होती है। जितनी भी दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियां ये मानसूनी नदियां हैं। जब मानसून का जल, इसमें बारिश अच्छी होती है तो ये उफान पे अपने आ जाती हैं, और गर्मियों के मौसम में ये लगभग सूख जाती हैं। ठीक, जबकि हिमालयी नदियां जितनी थी वो सदा नीरा थी, उसमें ग्लेशियरों से बर्फ पिघल के वर्ष भर जो है जल की सप्लाई होती रहती है। मानसून के सीजन में बाढ़ की स्थिति बन जाती है। ठीक, तो यहां पे लास्ट हम लोग पढ़ रहे थे केन नदी। केन नदी के बारे में याद रखिए, सतना जिले से मध्य प्रदेश के निकलती है, और बांदा जिला में यमुना से आके उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में केन नदी आके मिलती है। ठीक, केन नदी को कर्णवती, पौराणिक नाम इसका क्या है? कर्णवती, जबकि बेतवा का पौराणिक नाम बेत्रवती। ठीक, चित्रकूट शहर जो है ये केन नदी पर अवस्थित है। तो हम लोगों का जो है लगभग जितना भी पार्ट था गंगा नदी तंत्र, जमुना नदी तंत्र, वो कंप्लीट हो गया है। एक बार जल्दी से हम लोग रिकॉल करके और वीडियो को समाप्त करते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले गंगा नदी तंत्र को पढ़ा। अब इसमें हम आपको बता दे रहे हैं 5 मिनट में जल्दी जल्दी किन चीजों पे आपका फोकस होना चाहिए। ठीक, तो यहां पे हमने सबसे पहले गंगा नदी के उद्गम को देखा कि गंगोत्री से निकलती है। तो गंगोत्री से जब गंगा निकलती है तो भागीरथी नाम से इसकी धारा आगे बढ़ती है। भागीरथी से एक नदी, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है इस गंगा नदी तंत्र की, तो यहां से भागीरथी नदी निकली, और यहां से संतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी आके इसमें मिलती है। ये अलकनंदा और भागीरथी का जहां पे मिलन होता है इस स्थल को कहते हैं देवप्रयाग। ठीक है, तो देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, यहां से जब संयुक्त धारा आगे बढ़ती है तो इसी धारा को गंगा नाम से जाना जाता है। तो यानी कि यहां तक के धारा जो है भागीरथी नाम से जानी जाती है। जब अलकनंदा मिल जाती है देवप्रयाग में, तब जो धारा आगे बढ़ती है इसे गंगा नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज, यहां से पंच प्रयागों के नाम पूछता है, और ये पंच प्रयाग खास करके पूछता है कि किन नदियों के संगम पे स्थित हैं। तो आप याद रखिएगा, ये पंच प्रयाग में एक नदी अलकनंदा आपको पांचों में कॉमन मिलेगी। तो अलकनंदा को तो फिर एक तरफ पांचों प्रयाग में आपको रखना ही है। एक तरफ आपको ध्यान देना है कि अलकनंदा में धौली गंगा आके मिलती है, तो ये विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। नंदाकिनी, नंद प्रयाग, पिंडर नदी जहां मिलती है वहां कर्ण प्रयाग, और मंदाकिनी नदी जहां मिलती है वहां रुद्र प्रयाग का निर्माण होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने गंगा को देखा था कि ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, 1450 किलोमीटर यूपी में बहती है। उत्तर प्रदेश के बलिया, सबसे पूर्वी जिला बलिया है, वहां से ये आउट हो जाती है, बाहर हो जाती है। ठीक है,
और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है जाके। नेक्स्ट पेज पे हमने गंगा नदी के दाहिने तट से आके मिलने वाली प्रमुख नदियों को देखा था। यहां से आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, बाएं तट से मिलने वाली, गंगा के बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदियां, इनके क्रम पूछे जाते हैं। तो 6-7 नदियां हैं, इनको चाहे पश्चिम से पूर्व आप याद कर लीजिए, चाहे पूर्व से पश्चिम याद कर लीजिए। मैं एक बार क्रम को आपको रिवाइज करा दे रहा हूं। तो यहां पे देखिएगा कि मैदान में आने के बाद गंगा से मिलने वाली पहली सहायक नदी है रामगंगा नदी, ठीक है, रामगंगा नदी को याद रखिएगा। दूसरा जो है नदी गोमती नदी, जो कि मैदानी एरिया से निकलने वाली नदी है, गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। ये फुलहर झील या गोमत ताल भी फुलहर झील को कहा जाता है, वहां से निकलती है, गाजीपुर में गंगा से मिलती है। तो रामगंगा, इसको याद कर लीजिए क्रम, रामगंगा, गोमती, गोमती के जस्ट बाद घाघरा, घाघरा के बाद कौन सी नदी मिलती है, जो है गंडक नदी, फिर बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। ये क्रम, महानंदा जो है ये बाएं तट से मिलने वाली गंगा की लास्ट सहायक नदी है, ठीक। तो ये क्रम बहुत पूछता है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा इनकी कुछ विशेषताएं हैं जिनको मैं पहले ही बता चुका हूं, तो वहां से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे गोमती नदी की जो है 2 सहायक नदियां कौन सी हैं, कुकरेल नदी और शही नदी, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कौन सी नदी पूछता है जिम कार्बेट पार्क से होके बहती है, तो रामगंगा नदी है, ठीक। या ये जो नदियां हैं इनका संगम गंगा से कहां पे हो रहा है, ये स्थान पूछ लिए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हमने, नेक्स्ट पार्ट में हमने जो आज की क्लास देखी, इसमें हमने पूरा देखा कि गंगा नदी तंत्र में पहले हमने देखा कि गंगा के दाहिने तट से या पठारी क्षेत्र से मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है। यमुना ये पर्वतीय क्षेत्र से मिलने वाली सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी है। इसके अलावा हमने देखा कि जो दाहिनी तट से गंगा से मिलने वाली, इनको भी क्रम से हमने देखा, टोंस या तमसा नदी, फिर वरुणा नदी, कर्मनासा, सोन और पुनपुन नदी, ये आपकी नदियां आके मिलती हैं, ठीक। लास्ट हमने देखा यहां पे यमुना नदी तंत्र में कि यमुना से मिलने वाली कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। तो यमुना नदी तंत्र में हमने देखा हिंडन नदी, टोंस नदी, चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा और केन, और इनकी विशेषताओं को देखा। तो ये नदी तंत्र से चूंकि बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि 1 से 2 बार इस वीडियो को अगर अच्छे से सुन ले जा रहे हैं, और अगर कहीं कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरी आवाज को सुन लेंगे, तो मैंने जो चीजें लिखी हुई नहीं समझ में आ रही हैं वो मैंने बहुत ही साधारण भाषा में बहुत ही आसानी से आपको बोल के समझाया है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।